ओके, सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि दो कंपोनेंट हैं ए और बी। ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में XA है और वेपर फेज में YA है, ठीक है। और बी का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में XB है और वेपर फेज में YB है। आपको निकालना है हाउ टू फाइंड YA एंड YB। कैसे निकालें इसको, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें पता है कि वेपर फेज के लिए, गैस के लिए हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। और सभी बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। सो मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर हमने PA मान लिया एंड मोल फ्रैक्शन है YA एंड टोटल प्रेशर है PT, ठीक है। बार बार मैं एक बात कर रहा हूँ कि कंपोनेंट, जो वोलेटाइल कंपोनेंट A है उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में XA है और वेपर फेज में YA है। जो कंपोनेंट वोलेटाइल कंपोनेंट B है उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में XB है और वेपर फेज में YB है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड YA एंड YB, ठीक है। ये हमारा फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आ गया। यहां से मैं YA क्या लिख सकता हूं YA लिख सकता हूं PA अपॉन PT। नाउ PA क्या होता है, P नॉट A XA और PT क्या होता है P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये हमारा PT होता है, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड YA। और वी नो दैट YA प्लस YB इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहां से हम YB फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस YA, ठीक है। अदरवाइज YB का फॉर्मूला भी क्या लिख सकते हैं, YB इक्वल टू क्या हो जाएगा PB अपॉन PT। इसी फॉर्मूले से PB इक्वल टू YB इंटू टोटल प्रेशर। और PB क्या है भाई, P नॉट B XB अपॉन P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये हमारा PT है। इनसे जो है हम YA YB निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल देता हूं इस पे मैं आपको। जैसे क्वेश्चन है P नॉट A रेशियो P नॉट B इक्वल टू 1:2 है और XA रेशियो XB ये भी 1:2 है, इक्वल टू 1:2। फाइंड YA एंड YB। XA एंड XB अगेन क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। XA एंड XB मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है, ठीक है। सो क्या करें इसमें, हाउ टू फाइंड YA। तो हम लिखेंगे, देखो P नॉट A रेशियो P नॉट B इक्वल टू 1:2 है। तो अगर मैं P नॉट A को P मानता हूं तो P नॉट B हमारा क्या हो जाएगा 2P। और XA को X मानता हूं तो XB क्या हो जाएगा 2X, ठीक है। XB इक्वल टू 2X हो जाएगा। सो नाउ
वाई ए क्या होगा, वाई ए इक्वल टू पी ए अपॉन पी टी, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और पी नॉट ए क्या है, पी इंटू एक्स अपॉन पी इंटू एक्स, पी नॉट बी क्या है, टू पी इंटू टू एक्स विच इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 1/5। ये हमारा वाई आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन द वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन द वेपर फेज, ये हमारा वाई आ गया। ठीक है ना। वाई बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस वाई ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 4/5, ये हमारा वाई बी आ गया। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन द वेपर फेज। तो ऐसे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में गिवन है, आपको मैं एक असाइनमेंट सेंड करूंगा हैंड से राइट लिख करके, सो उस क्वेश्चंस को कर लेना आप लोग। एक क्वेश्चन और लेता हूं, जिससे मैंने दे दिया आपको, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन बाय 18, मैं अपने आप से क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस कैसे सॉल्व करना है ये सीखना है। 18 5xa 18 10xa प्लस 9, ये किसी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है इस इक्वेशन के फॉर्म में, एंड यू हैव टू फाइंड P नॉट A एंड P नॉट B, ये फाइंड करना है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड P नॉट A एंड P नॉट B। सो अब आप देखो ध्यान से, वेपर प्रेशर की सोल्यूशन का इस इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है। क्या ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, और वेपर प्रेशर की इक्वेशन भी हमने इसी फॉर्म में बनाई थी। क्या इक्वेशन थी, पी एस या पी टी, पी एस को पी टी लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हमारा पी एस होता है। एंड हमको एक्सए के फॉर्म में बनाना है इसको, क्योंकि इक्वेशन हमारी एक्सए के फॉर्म में दे रखी है। तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, सो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए, और इन दोनों से एक्स ए कॉमन कर लूंगा मैं, तो अंदर क्या बचेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, ये हमारी पी एस की इक्वेशन आ गई, बिल्कुल उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमको क्वेश्चन में गिवन है। सो नाउ यू कैन कंपेयर और नॉट, यू कैन कंपेयर, पी एस की जगह पे 18 दे रखा है, आल्दो हो सकता है कि यहाँ पर जो है वैसे मैं कंपेयर करूँ तो क्या मिलेगा आपको, पी नॉट ए
माइनस पी नॉट बी इक्वल टू क्या मिलेगा 10, और पी नॉट बी कितना मिलेगा 9। ठीक है ना, पी नॉट बी 9 मिलेगा। तो आई थिंक हमको यहाँ पर 18 की जरूरत नहीं थी, टोटल प्रेशर की जरूरत नहीं थी। अब इसको पी एस के फॉर्म में हम इक्वेशन लिख देते हैं ना ऐसे, क्योंकि मैं क्वेश्चन अपने आप से बना के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में मिल सकते हैं। तो पी एस है तो हमने इस तरह फॉर्म दे दिया। तो अब बताओ पी नॉट बी अगर 9 आ गया तो पी नॉट ए कितना आएगा, पी नॉट ए माइनस 9 इक्वल टू 10। सो पी नॉट ए कितना आ गया 90। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। सो दिस हाउ यू कैन फाइंड पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। तो कोई किसी सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की टोटल वेपर प्रेशर की इक्वेशन थी पी एस इक्वल टू 10 XA प्लस 9, और यू हैव टू फाइंड पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। तो हमने जो हमारी वेपर प्रेशर की इक्वेशन है आइडियल सोल्यूशन के लिए, हम इक्वेशन तो हमेशा आइडियल के लिए ही लगाते हैं ना। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए जो इक्वेशन थी पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके जस्ट कंपेयर कर लिया, और कंपेयर करने के बाद हमारा आंसर इससे आ जाएगा। बताओ बच्चों, ये क्लियर है आप लोगों को जो क्वेश्चन मैंने कराया है? सभी लोग बोलो एक बार, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सर अगर यहाँ से सीधे एक्से की वैल्यू निकाल ले तो डायरेक्ट, अगर वहाँ 18 दे रखा होता तो? वो 18 नहीं देंगे बेटा, वो इक्वेशन इसी फॉर्म में देंगे। वो मैं अपने आप से क्वेश्चन बना रहा था इस वजह से। 18 नहीं देंगे, क्वेश्चन देख लेंगे अभी जब असाइनमेंट में ये चैप्टर थोड़ा सा और हो जाए, फिर असाइनमेंट सेंड कर दूंगा तो आप देख लेना कैसे क्वेश्चन है। एक तरीका बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं सभी जगह, तो आप देख लोगे, निकालोगे, मतलब करने का तरीका ये है आपका, है ना? ओके सर। हाँ प्लीज़ देखो, आपकी क्लास, मैंने फिर से कह रहा हूँ, आपकी क्लास 12th में आप लोग आगे हो, इस तरह क्लास को डिस्टर्ब करने से क्या होगा कि परेशानी होती है, टाइम वेस्ट होता है। फिर बार बार उसको जब वीडियो करो तो बार बार उसको एडिट करो, 1-2 घंटे लग जाते हैं, इतनी देर लगती है। तो आपकी क्लास के ही कोई स्टूडेंट हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं, और टाइम 1 घंटे का मिला हुआ है, उसमें हम ऑलरेडी 5-7 मिनट लेट स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में ये होगा तो फिर और लेट होगा। तो प्लीज़ अपने जो है जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, उनसे बोलो कि ऐसे डिस्टर्ब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्लास चलने दिया करें स्मूथली। फिर या तो फिर मैं सबको म्यूट करके रखूँगा तो किसी के बीच में उससे भी फ़ायदा नहीं होता। उससे क्या है कि मैं ही पढ़ाता रहूँगा, आपसे पूछूंगा नहीं कि समझ में आया कि नहीं आया, तो उसमें भी अच्छा ही लगता है, ऐसा लगता है कि बस मैं ही बोले जा रहा हूँ। चलो, तो वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं गैस फेज में, जो मैंने पहले इसके क्वेश्चन बताया था पी नॉट ए पी नॉट बी वाला, वो सभी को आ गया था? अंकिता, आर्यन, वो सभी को आ गया था? भावना, भूमिका? यस सर। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में ना बहुत ही लेंदी दे रखे हैं, इसे मैंने तो अपने आप से बना करके आपको पी नॉट ए पी नॉट बी 1:2 दे दिया था। वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी होंगी, सीधा सोल्यूट का मास दे देंगे और सॉल्वेंट का मास दे देंगे। तो पहले आपको एक्स से निकालना पड़ेगा, एक्स से की कैलकुलेशन करना पड़ेगा N2/N1 + N2 से, फिर एक्स बी की कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर वाई भी निकालना पड़ेगा। तो बुक में जो दे रखा है बेटा उसमें कैलकुलेशन काफ़ी लंबी है, लेकिन कंसेप्ट यही है। तो ये हमारे हो गए राउल्ट्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन के लिए, और नॉन आइडियल सोल्यूशन भी हमने पढ़ लिया, उसके एग्जाम्पल पे पढ़ लिए। अब आगे हम एक चीज़ देखते हैं जिसका नाम होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इस पे
फिर डेफिनेशन आती है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब होता है नो चेंज इन बॉइलिंग। बाहर का वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है नो चेंज इन बॉइलिंग, जिसके बॉइलिंग में कोई चेंज ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है जो टॉपिक मिक्सचर की। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन देखो, नो चेंज इन बॉइलिंग मतलब जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करता है। द सॉल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर and have same composition in liquid and vapor phase throughout। और नेक्स्ट पॉइंट ये है, दिस सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन को या ऐसे मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एफडी का मतलब है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चलो समझते हैं। अरे हैव सीन के आगे क्या लिखा है? किसके आगे बेटा? हैव सीन। कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। देखो ध्यान से, जैसे एग्जाम्पल है एथेनॉल और वाटर का। बहुत ध्यान समझना, अभी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। एथेनॉल प्लस वाटर है। बच्चों बताना है कि एथेनॉल प्लस वाटर कौन सा डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ? पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन। जब मैं बात करता हूँ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, इसका क्या मतलब होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पॉजिटिव डेविएशन की? कोई बताएगा मुझे? डेल्टा एच सबसे ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी ग्रेटर देन 0। मुझे सबसे पहले पहली वाली कैरेक्टरिस्टिक्स बताया करो, जो सबसे पहली फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। solute interaction plus solvent interaction is greater than solute-solvent interaction। हाँ, और मुझे ये बताओ इसका कि यहाँ पर सोल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन क्यों वीक है, मतलब सोल्यूशन में इंटरेक्शन क्यों वीक है, ये बताओ मेरे को। क्योंकि C2H5 वाटर को रिपेल करेगा। हाँ बिल्कुल सही। C2H5 का OH पार्ट वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, वाटर को रिपेल कर रहा है। अब मुझे बताओ, किसी बच्चे को C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट याद है? 78 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही, 78 डिग्री सेल्सियस, 78.4 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन बच्चों इन दोनों को जब मिलाते हैं तो इसका, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा मिक्सचर का? बताओ भूमिका। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर पहले से ज़्यादा बनेगी या कम बनेगी? जब ये इंडिविजुअल है
और इनको मिला दिया गया, दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगी या कम बनेगी? बताओ। ज्यादा। ज़्यादा। क्यों? क्योंकि फाइनल इंटरेक्शन क्या हो रहे हैं? वीक हो रहे हैं। फाइनल इंटरेक्शन वीक हो रहे हैं। अब ध्यान देना, लेकिन आप बताओ मुझे, क्या नाइन्थ में इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक नहीं बताई गई थी कि पहले आप जो फ्लास्क ले लो, फ्लास्क में टेम्परेचर इतना रख दो तो सारा एथेनॉल वेपर बन के उड़ जाएगा, उसको कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लो, बाद में 100 डिग्री पे बॉईल करो, फिर सारा वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा, फिर उसको कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लो। क्या इन दोनों सोल्यूशन को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं करते थे नाइन्थ क्लास में? यस सर। बताओ, अदर स्टूडेंट भी बोले कुछ। अंकिता, आर्यन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक कब यूज करते हो आप लोग सेपरेट करने के लिए? व्हेन द टू लिक्विड हैव डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ना? Yes, sir. सर। अब देखो बच्चों, लेकिन होता क्या है कि जब, ध्यान देना, जब इनके कंपोजिशन की वैल्यू जो है, मतलब इनके अमाउंट की वैल्यू ऐसी कुछ ले ली जाए जिससे कि ये कभी सेपरेट ही ना हो। देखो, इसलिए वो अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ कितना होता है अप्रोक्सीमेटली। अगर एथेनॉल अप्रोक्सीमेटली 95% हो और वाटर अप्रोक्सीमेटली 5% हो, सोल्यूशन के अंदर ध्यान देना, अगर वाटर अप्रोक्सीमेटली 5% हो और एथेनॉल जो है वो 95% अप्रोक्सीमेटली हो, तो ये सोल्यूशन जो होता है कॉन्स्टेंटली, ये पर एक ही दो एग्जाम्पल बताऊंगा, इसलिए ये कंपोजिशन आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा कंपोजिशन है कि जब इस अमाउंट में ये प्रेजेंट होते हैं तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। जब इन दोनों को ऐसे कंपोजिशन में ये होते हैं तो ये बॉयल करता है 78.2 डिग्री सेल्सियस पे, और ये बॉयल जो टेम्परेचर है ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है व्हेन दे प्रेजेंट इन सच कंपोजिशन, 5% वाटर और 95% एथेनॉल। तो अब मुझे बताओ, जो ये टेम्परेचर आपको मिला है ये दोनों के टेम्परेचर से कम है कि ज़्यादा है? दोनों के टेम्परेचर से कम है। तो अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट की इंडिविजुअल्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो तो उस एजोट्रॉप को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। उस एजियोट्रॉप को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, TROP। अब मुझे ये बताओ कि मिनिमम वर्ड क्यों यूज किया मैंने? बताओ, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम। दोनों के, जब बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का दोनों कंपोनेंट के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम आ जाए तो उसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और ये कम ऐसा नहीं कि बस मिला दिया तभी कम हो जाएगा, ये कम एक कंपोजिशन पे होगा, जैसे कि एथेनॉल 95% और वाटर 5% लिया तब ये जाके ऐसा हो रहा है। समझ रहे हो आप लोग इस बात को? सर इस कंपोजिशन के अलावा कहीं पे भी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होगा। अगर अदरवाइज और कांस्टेंट होता तो फिर कैसे वाटर एथेनॉल को आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से सेपरेट करते? इस कंपोजिशन में लेने से क्या होता है कि
जो वेपर प्रेशर है लिक्विड और गैस फेज में बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन लिक्विड फेज XA है और वेपर फेज में XB है। तो इस केस में जब इस कंपोजिशन लेते हैं तो XA इक्वल टू YE हो जाता है और XB इक्वल टू YB हो जाता है और ये दोनों जो है वो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल करने लगते हैं दोनों। और जब अगर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया तो जब दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट एक ही हो गया तो फिर यू कैन नॉट सेपरेट देम बाय अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसलिए ये कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूछ भी सकते हैं कि एथेनॉल वाटर की क्या मास परसेंटेज है कि जब ये बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर बना लेते हैं। लेकिन ये एक या दो एग्जाम्पल बताऊंगा, सभी के मास परसेंटेज से याद नहीं किया सकते हैं। बस समझाने के लिए एक बार एग्जाम्पल देना पड़ता है। एक बार आप लोगों के पास NCERT बुक हो तो जरा चेक करना कि ये परसेंटेज मैंने सही लिखा है गलत लिखा है। कोई मुझे चेक करके बताना। सही है सर। ठीक है। इसी तरह बेटा बात समझ में आई क्या? मतलब समझना है डेफिनेशन। इस कंपोजिशन को कोई पूछता नहीं है, मैंने लिख के बता दिया है आपको समझ आया कि नहीं है बेटा अभी? Yes, sir. अब मुझे एक चीज़ में आप लोग एग्री करके बताओ कि अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो क्या वो हमेशा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा? अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो यस सर, बनाएगा, मिनिमम बनाएगा। ओके। हर्ष, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। अभी दूसरे नाम से एक बच्चा हर्ष के नाम से ज्वाइन हुआ था। नहीं पता सर कौन है। अभी तो नहीं है ना? नो सर। ओके। तो अब मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप? सर हाँ बोलो बेटा। सर इसमें पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम कैसे होगा? क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में फाइनल इंटरेक्शन वीक होते हैं, तो फाइनल इंटरेक्शन वीक होंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा और वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम आ सकता है तभी। पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे होता है कि इसमें कम आएगा, वैसे तो ज्यादा ही होता है। हाँ तो पर्टिकुलर कंपोजिशन तो पॉजिटिव डेविएशन में ही तो आएगा। नेगेटिव डेविएशन में तो फाइनल इंटरेक्शन ऑलरेडी स्ट्रांग है तो वहाँ तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही मिलेगा आपको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन से ही तो मिल सकता है केवल। ओके सर। हाँ, बिकॉज इन पॉजिटिव डेविएशन फाइनल इंटरेक्शन जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं इस वजह से। और कोई अच्छा, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के एग्जाम्पल बताओ तो क्या एग्जाम्पल बताओगे? पॉजिटिव डेविएशन के बताते हैं। हाँ बिल्कुल सही, वही बताना है आपको। कंपोजिशन लिखने की जरूरत नहीं है कि ये मिक्सचर शो कर सकता है, ये मिक्सचर फॉर्म कर सकता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो भी आपको पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल बताए गए हैं वो मिक्सचर सभी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फाइंड बना सकते हैं। तो अगर अब मैं आपसे पूछ रहा था कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन कैसे करोगे? सर द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एट विच वो अल्कोहल और वाटर बॉईल हो जाए। नहीं, अल्कोहल वाटर क्यों बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे ना कि द मिक्सचर विच बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर देन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से, अगर मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूट और सॉल्वेंट के इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम पर बॉयल करता है तो उसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और कम पे देखो कितना, एल्कोहल का 78.4 था लेकिन सोल्यूशन कितना हो रहा है 78.2, केवल 0.2 डिग्री से कम हुआ एल्कोहल के, और वाटर से तो काफ़ी कम है। अच्छा, वाटर से काफ़ी कम क्यों हुआ? क्योंकि वाटर की क्वांटिटी भी तो हमने कम कर दी इस वजह से।
पहले जल्दी से मुझे बताओ, सभी को क्लियर है पॉइंट, सारे नहीं क्लियर हैं? बोलो। अमन, क्लियर है सर। इशिता, भूमिका, चिराग, गुनगुन, ठीक है बेटा? यस सर। Yes. यस सर। ओके, चलो आते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। नंबर 2 टाइप के एजोट्रॉप है, मिनिमम और मैक्सिमम। अभी डेफिनेशन देखो चल रही है, न्यूमेरिकल पे आना है हमें वापस। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होगा? विच बॉयल द मिक्सचर बॉयल्स एट हायर टेम्परेचर देन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सेपरेटली, है ना? जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर बॉयल्स एट हाई टेम्परेचर, और इसके वही एग्जाम्पल होंगे, इसके वही एग्जाम्पल होंगे जो आपके नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन थे, ठीक है? जैसे इसका एक एग्जाम्पल है वाटर प्लस HNO3। मुझे बताओ क्या ये मिक्सचर नेगेटिव डेविएशन शो करता है कि नहीं करता? Yes. करता है सर। हाँ, और ये नेगेटिव डेविएशन शो क्यों करता है जरा बताओ? फाइनल इंटरेक्शन का क्या नाम होता है इसमें? फाइनल इंटरेक्शन का क्या नाम होता है? आयनिक। आयनिक इंटरेक्शन। तो बताओ फाइनली ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा चिपक जाएंगे आपस में, तो बहुत कम वेपर प्रेशर हो जाएगा फाइनल, और वेपर प्रेशर जब कम होगा तो हमको पता है कि जब तक वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर नहीं होता है तब तक लिक्विड बॉयल नहीं करता है। सही बच्चों को ये बात पता है? तो वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर करने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा बॉयल करने के लिए, तो ऐसे मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा आता है। अब जो है ये किस कंपोजिशन पे करते हैं, तो एक बार जल्दी से कंपोजिशन मुझे देख के बताओ, क्योंकि क्या कंपोजिशन होना चाहिए टू शो द मैक्सिमम बॉइलिंग, टू फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर। इनके कंपोजिशन बताना मेरे को। एक का 32% है और एक का 68% है शायद से। यस सर। किसका 32 है? सर वाटर का। हाँ, वाटर 32% है, और HNO3 का 68% है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? किसी को HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट देख के बताना मेरे को जरा, HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट। डिग्री सेल्सियस। कितना बेटा? 83 83 डिग्री सेल्सियस। और जब ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है इन दोनों से ज़्यादा? उस वैल्यू को बताओ जरा कितना आता है? ये जो प्योर नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 86 दे रखा है बेटा, एक बार चेक कर लेना ये क्या है। और जब ये मिक्स होते हैं तो ये बॉयल होते हैं 120 डिग्री सेल्सियस। देखो कितना ज़्यादा पे बॉयल हो रहे हैं। और रीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि अच्छा ज़्यादा पे बॉयल होंगे ये तो सबको पता ही है पहली बात तो, कि भाई ये हाई इंटरेक्शन स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर जो हमको मिलता है इस कंपोजिशन पे, उस पर ध्यान देना है। क्योंकि अगर इस कंपोजिशन पे ये होंगे तो यू कैन नॉट सेपरेट H2O and HNO3, ठीक है? नाम ही देखो क्या है, एजियोट्रॉपिक का मतलब होता है नो चेंज इन बॉइलिंग। अगर बॉइलिंग में कोई चेंज नहीं होगा तो यू कैन नॉट सेपरेट देम। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस कंपोजिशन को याद रखें, केवल 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, लेकिन ध्यान रखना कि एग्जाम्पल आपको ज़्यादा पता होना चाहिए खाली बिना कंपोजिशन के, कि जितने भी नेगेटिव डेविएशन के हैं वो सारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, और जितने भी पॉजिटिव डेविएशन के वो सारे मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप मिक्सचर फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है?
चलो सो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लूँगा पहले, उसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा दैट इज़ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, उसके नेक्स्ट होगा वांट ऑफ फैक्टर, देन चैप्टर ये ख़त्म होगा हेनरी लॉ के बाद। चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों मैं। Vapor pressure of water. Vapor pressure of water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate vapor pressure of 1 molar solution of a non-volatile solute. वाटर का वेपर प्रेशर रखा बच्चों 12.3 किलो पास्कल। अगर उसमें 1 मोलर सोल्यूशन मतलब 1 मोल सल्यूट 1 मोल सल्यूट नॉन वोलेटाइल डाल दिया जाए तो वेपर प्रेशर क्या होगा ये पूछ रहा आपको। तो बताओ मुझे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर ये आप बता देते हो तो बहुत अच्छा होगा। पहले मुझे बताओ कि पूछा क्या गया है, ये इतना मुझे बताओ। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कोई फायदा नहीं। बताओ क्या पूछा गया इसमें। बोलो जल्दी से, क्या पूछा गया इसमें। 1 मोलर सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है उसका वेपर हाँ प्रेशर। तो बेटा इसका मतलब ये ना कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पूछा गया है ना। यस तो वेपर सॉल्यूशन पूछा गया है तो ये जो गिवन है इससे कम आएगा कि ज़्यादा आएगा ये बताओ मुझे पहले। कम से कम आंसर तो पता होना चाहिए कैसे सॉल्व। कम आएगा कि ज़्यादा आएगा इसका। कम आएगा क्यों, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है। अब आप मुझे बताओ कि कैसे करोगे इसको। 2-3 तरीके हैं करने के, 2 तरीके उनका आप बताओ कैसे करोगे सॉल्व इसको। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है क्या, PS इक्वल टू P0 इंटू x1। एक ये फॉर्मूला है कि नहीं है। और यहाँ से P0 हमको पता है, अगर हमको x1 पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। बताओ। और P0 हमको गिवन है, P0 की वैल्यू क्या गिवन बताओ जरा मुझे। P0 की वैल्यू क्या गिवन है 12.3 किलो पास्कल। क्यों बच्चों, या फिर हम ये फॉर्मूला लगा दें P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू x2। ये फॉर्मूला नहीं था क्या। यस और इसमें हमको क्या पता होना चाहिए x2। अब मुझे बताओ, अब तो कम से कम आप लोग बता दो कि कैसे करना है। इतना बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है बताओ, ये वो भी NCERT के एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस में भी आ जाते हैं। बताओ x2 कैसे निकाल। देखो P0 पता है, P0 पता है, PS निकालना है। x2 कैसे पता करें। x2 निकालने के लिए क्या दे रखी है आपको, मोलैलिटी। मोलैलिटी। और अब मुझे बताओ जल्दी से, क्या मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन हम लोगों ने नहीं सीखा है। x2/x1 m1 into 1000। हाँ बिल्कुल सही। तो इसलिए मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी इक्वल टू 1। सो वी कैन राइट मोलैलिटी इक्वल टू x2/x1 इंटू m1 इंटू 1000। यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग। अच्छा x1 के प्लेस पे क्या रख देंगे बच्चों 1 minus x2। 1 माइनस x2। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 1 माइनस x2 और इंटू m1।
ठीक है, और M1 की जगह क्या पुट करेंगे? 18. 18। यहाँ से x2 आ जाएगा, m कितना दे रखा है 1, x2 आ जाएगा, x2 यहाँ पुट कर देंगे और देखो PS की वैल्यू आ जाएगी। नहीं समझ आया? बताओ, आप चाहो तो आंसर निकाल के बताओ ना मेरे को, फिर अगर समझ में नहीं आया तो। आगे अंकिता समझ में आया? Yes, sir. आंसर बताओ, आप लोग आंसर बताओ मुझे इसका। जल्दी से सॉल्व करो। वेपर प्रेशर को पास्कल में ही रख देना, आंसर भी पास्कल में आ जाएगा। पहले तो x2 निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है ना। सर x2 तो 18/1018 आ रहा है। अब जो भी आ जाए, मैंने तो सॉल्व किया नहीं है। यहाँ से x2 निकाल के यहाँ पुट कर देना। PS की वैल्यू ये गिवन है, एक बार चेक कर लेना। 12.09. PS की वैल्यू है 12.083 किलो पास्कल। ये आंसर आ जाता Yes, sir. यही है. हाँ, बता देना मेरे को। एक क्वेश्चन और लेता हूँ। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट गिवन इसका मोलर मास 80 ग्राम पर मोल, which should be dissolved in 114 dissolved है ना, in 114 ग्राम ऑक्टेन to reduce its वेपर प्रेशर to 80%। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, मतलब काफ़ी काम करना पड़ेगा। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसका मोलर मास 80 ग्राम पर मोल है, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट वेपर प्रेशर टू 80%। यहाँ पर एक लैंग्वेज है वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80%। इसका एक सेकेंड, ये समझना ध्यान से, रिड्यूस बाई 80% और रिड्यूस टू 80% में फ़र्क है ना। पहले बताओ, ये भी राउल्ट्स लॉ की बात ही हो रही है और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रखा है। इसका मतलब समझिए आप लोग कि हमको ये इक्वेशन लगानी है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू x2। और क्या पूछा है हमको? सोल्यूट का मास पूछा है। क्या पूछा है? कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हाँ, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पूछा है तो क्या लिखोगे? N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। और आप देख लेना, इसको नेग्लेक्ट करके आंसर आता है क्या? N2 की जगह पे W2 अपॉन M2 डिवाइड बाई W2 अपॉन M2 प्लस W1 अपॉन M1। देखो कैलकुलेशन है इसमें ज़्यादा। हमसे क्या पूछा गया है? मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी W2 पूछा गया है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ से W2 पूछा गया है। M2 पता है कितना दे रखा है? 80। W1 कितना दे रखा है?
114, क्यों बच्चों W1 कितना है 114, और मोलर मास यहाँ पे M1 क्या रखोगे ऑक्टेन का, मोलर मास M1 यहाँ पर ऑक्टेन का पुट करोगे, और इससे थोड़ा देखना कि ये क्या दे रखा है, उसके बाद एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देख लेना, नहीं तो फिर मैं कल इसी से स्टार्ट करूंगा।